जेडीयू में नंबर 2 की तरह लॉन्च किए गए मनीष वर्मा, जो कि पार्टी के महासचिव भी हैं, आखिर उनको साइडलाइन क्यों किया जा रहा है, क्या भविष्य है उनका पार्टी में, इस पर बात करेंगे। बरबीघा के जो विधायक सुदर्शन सिंह, उनको क्या इस बार जेडीयू टिकट देगी नहीं देगी, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे नीतीश कुमार की जो महिला संवाद यात्रा है उस पर लालू यादव ने जो कुछ टिप्पणी की है उसके पीछे क्या कहानी है, उन्होंने क्यों ऐसा कहा, इस तीनों विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो मनीष वर्मा की बात कर लेते हैं। जेडीयू के महासचिव हैं, उनको जिस तरीके से लॉन्च किया गया, एक इंप्रेशन सा दिया गया कि नीतीश कुमार के बाद कल को पार्टी वही संभालेंगे। उनका जो दिखने सुनने का तरीका है, बोलने का तरीका है, वो भी कई लोगों ने कहा एकदम नीतीश कुमार से मैच होता है। उनकी एक यात्रा भी निकली पर उसको ब्रेक लगा दिया गया, कहा गया कि वो निजी यात्रा है, वो पार्टी की यात्रा नहीं है। तो ऐसे में सवाल खड़े होने लगे हैं कि मनीष वर्मा, जिनको इतना बड़ा पद दिया गया, पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं, आईएएस रहे हैं, नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, अचानक से क्या हो गया, मामला क्यों गड़बड़ा रहा है? क्या जो नंबर 2 की लड़ाई है जेडीयू में, उसकी वजह से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, उनसे उनका कुछ झगड़ा चल रहा है, और तमाम जो नीतीश कुमार की कोटरी है, करीबी नेता हैं, वो उनको निपटाने में लगे हुए हैं? कहानी क्या है और मनीष वर्मा का भविष्य क्या है पार्टी में? देखिए सौरभ, मैं बिना लाग लपेट की बात करना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि आपको यह बता दूं कि जेडीयू का इतिहास ही रहा है। जिसने भी नंबर 2 बनने की कोशिश की है वो कहां चला गया है इसका पता नहीं है। ये बात आप जान लीजिए। एक आध एक्सेप्शन बचे हैं, लेकिन वो भी नंबर 2 बनते बनते फिर अपने को उन्होंने साइड कर लिया। अदरवाइज आप उन नामों की लंबी फहरिस्त है, ये इस बात को आप जान लीजिए। नीतीश सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस से लड़े, जॉर्ज फर्नांडिस साइड हो गए, बीमार हो गए, उम्र भी उनका साथ नहीं दिया। उसके बाद शरद यादव चाहे पार्टी पर पकड़ बनाए, नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई होने लगी, शरद यादव कहीं के नहीं रहे। अंत में जब वो आरजेडी में गए और उसके बाद उन्हें उनका घर तक छीन लिया गया था, क्योंकि किसी पार्टी से कुछ रहे नहीं वो। फिर आ जाइए तीसरे नंबर पर बात करें तो आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह को कहा जाता था एक समय कि नीतीश कुमार के बाद यही है। कहां रह गए आरसीपी सिंह? केंद्रीय मंत्री भी बन गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए, फिर आज एक नई पार्टी बना करके घूम रहे। तो आरसीपी सिंह का भी हश्र वही हुआ। फिर चौथा नाम लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ललन सिंह। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया गया, ठीक है, वो पार्टी की तरफ से मंत्री केंद्र में बने हुए। तो एक इकलौते वो शख्स हैं जो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, नंबर 2 बने, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल फेंके नहीं गए। हालांकि 2009 में उनको भी पार्टी से हटना पड़ा था, नीतीश कुमार से उनकी बनी नहीं थी। उसके बाद आ जाइए तो ललन सिंह हटे। ललन सिंह के बाद कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है किनको? तो संजय झा को। इससे पहले भी आप देखेंगे तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो वर्तमान में है उपेंद्र कुशवाहा, उनको भी माना जाता था कि पार्टी की विरासत, नीतीश कुमार की विरासत वही संभालेंगे। कई बार जेडीयू में आए गए, लेकिन कभी नंबर 2 नहीं बन पाए। अब मनीष वर्मा को लाया गया, रिटायर्ड अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, कहा यह जाने लगा उसी समाज से आते हैं, उसी जिले से आते हैं, आईएएस हैं, इन्होंने संगठन में काम किया। फिर औपचारिक तौर पर इन्हें वीआरएस दिला करके महासचिव बना दिया गया। ये कार्यकर्ता समापन यात्रा कर रहे, समागम यात्रा कर रहे थे। अचानक संजय झा की चिट्ठी जाती है, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और इन्हें समागम यात्रा बंद करने के लिए कहा गया। अंदर खाने ये बात चली कि ये उनकी निजी यात्रा थी, ये कोई पार्टी की यात्रा नहीं थी। इस तरह की बात चलने लगी। अब बात आप समझिए कि इस तरह से कोई पार्टी कैसे कह सकता है, उसका महासचिव घूम रहा हो, लोगों से मिल रहा हो, और पार्टी कहे कि ये उनकी निजी यात्रा है। मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं, आप ये जान करके हैरान हो जाएंगे कि जो अभी जेडीयू में चल रहा है, उस हिसाब से मनीष वर्मा आने वाला विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। अच्छा, ये बात जान लीजिए, बड़ी खबर। टिकट भी नहीं, ये मैं बता रहा हूं, जेडीयू उन्हें टिकट देने नहीं जा रही और मनीष वर्मा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पुख्ता सूत्रों से मुझे यह जानकारी मिली। तो प्रचार भी नहीं करने दिया? ये नहीं, प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, साथ बने रहिए, लेकिन मनीष वर्मा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो नंबर 2 वाली जो बात चल रही थी वो बिल्कुल खत्म हो जा रही। हो सकता है उन्हें विधान परिषद में ले आया जाए, वो बात की बात है, लेकिन इलेक्टेड लीडर के तौर पर वो नहीं आएंगे।
ये 2025 में इसकी संभावना नहीं के बराबर है, जो मेरे पास जानकारी है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जहां कोई नंबर टू की बात होती है वो कहीं का दिखता नहीं इस वक्त। और खास तौर पर जो ओबीसी लीडर होता है जेडीयू में, जो ये सोचता है मैं नंबर 2 हो सकता हूं, उसको तो कोई जगह दिखाई नहीं पड़ती। आरसीपी सिंह का यही हुआ, आप देख लीजिए उपेंद्र कुशवाहा का यही हुआ, मनीष वर्मा का भी वही होने जा रहा है, शरद यादव का भी यही हुआ। इसलिए इन सब लोगों को होते होते रह गए। और ललन सिंह चूंकि अपर कास्ट से, उनका कोई वोट बैंक वो नीतीश कुमार के लिए थ्रेट नहीं है। यह अपर कास्ट की पॉलिटिक्स अब उस तरह की नहीं है कि शीर्ष पद पर वो बिहार में बैठ सकता है। तो इस बात को दर्शक जान ले कि मनीष वर्मा चुनाव भी नहीं लड़ने जा रहे। तो आप हैरान हो रहे होंगे, जिस मनीष वर्मा को लोग कह रहे थे कि वो इनकी विरासत संभालेंगे, वो चुनाव लड़ने नहीं जा रहे। पार्टी उनको चुनाव नहीं लड़ाएगी। मनीष वर्मा ने एक सीट सेलेक्ट भी किया था, लेकिन पार्टी उन्हें चुनाव नहीं लड़ाएगी। तो अब सवाल है, पार्टी चुनाव नहीं लड़ाएगी, मतलब पार्टी मनीष वर्मा के लिए क्या सोच रख रही है? फिलहाल अभी तो उन्हें नंबर 2 असाइन करने नहीं। पार्टी नहीं लड़ाएगी कि नीतीश कुमार नहीं लड़ाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार और पार्टी, नीतीश कुमार माइनस पार्टी है क्या, इस बात को समझिए। अगर पार्टी नहीं लड़ा रही है मतलब नीतीश कुमार नहीं लड़ा रहे, उनकी मर्जी नहीं। बड़ा सीधा सा बात। आखिरकार नीतीश कुमार ही सारे फैसले लेते हैं ना, तो उनकी रजामंदी से ही सब कुछ होता है। तो इसलिए कोई कुछ सोच रहा हो, फाइनल पोजीशन तो नीतीश कुमार को ही लेना है ना। इसलिए मनीष वर्मा चुनाव नहीं लड़ रहे, ये बात आप जान लीजिए। और कई सारे ऐसे विधायक हैं जिन्हें टिकट नहीं मिलने जा रहा। अच्छा। ये भी सच है। अच्छा, तो इसी लिस्ट में क्या जो बरबीघा के विधायक हैं सुदर्शन सिंह, देखिए बरबीघा को लेकर, देखिए बरबीघा को भी लेकर के हमेशा चर्चा होती रही है। पहले जब याद करिए, पहले ललन सिंह अध्यक्ष थे, ललन सिंह और अशोक चौधरी में बनता नहीं था। इस बात की चर्चा बड़ी जोरों पर थी कि अशोक चौधरी अपने दामाद को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, सायन कुणाल वहां से चुनाव लड़ेंगे। बरबीघा जब जाते थे तो ललन सिंह को दिक्कत होती थी, क्योंकि सुदर्शन सिंह ललन सिंह के खेमे के माने जाते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई, इस बात को आप जान लीजिए। अब जेडीयू में नीतीश कुमार बॉस है, ललन सिंह और अशोक चौधरी एक तरफ है। जान लीजिए, इन दोनों की जबरदस्त छन रही। सोचिए, कुछ महीने साल पहले, 6 महीने 8 महीने 1 साल पहले, मतलब यह ठीक पहले, आप ये जान लीजिए कि दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इस समय अशोक चौधरी और ललन सिंह एक दूसरे से बात भी करते थे तो साधारण बात नहीं होती। आपको याद होगा, एक बार मुख्यमंत्री निवास में ही मीटिंग थी और दोनों के बीच में कहासुनी हो गई थी और ये मीडिया में बातें लीक हो गई और मीडिया में बातें आ भी गई थी। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई। अब अशोक चौधरी और ललन सिंह की बहुत छन रही है। और इधर जानिए, संजय झा अपने तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। विजय चौधरी जो है वो काफी प्यारे हैं नीतीश कुमार के, ये भी सच है। पर सवाल यह है कि बरबीघा पर जो नजर गड़ाए हुए हैं अशोक चौधरी, क्या जो उनके दामाद है सायन कुणाल, उनको भी टिकट मिलेगा? इसकी भी संभावना नहीं। सुदर्शन सिंह का भी टिकट कटना आप तय मानिए। मैं आपको यह बात कह रहा हूं, और मैं जो कह रहा हूं मेरे सूत्र बता रहे हैं। वहां से किसी और को टिकट मिलने जा रहा है, तो वो वहां से सायन कुणाल भी नहीं लड़ेंगे, सुदर्शन सिंह भी नहीं लड़ेंगे। कोई अन्य प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ने जा रहा है, यह सच बात है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि सायन कुणाल नहीं लड़ेंगे, जिनकी पत्नी अभी एमपी बनी है समस्तीपुर से। तो अशोक चौधरी तो अपने दामाद के लिए जगह बनाने की सोच रहे होंगे। और सुदर्शन सिंह को टिकट इसलिए नहीं दिया जाएगा, वजह यह है कि बिहार में विश्वास प्रस्ताव आया था और सुदर्शन सिंह ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट करने में काफी आनाकानी की थी। लास्ट टाइम पे जब यह दिखने लगा कि एनडीए के पक्ष में बहुमत आ चुका है, तब सुदर्शन सिंह पहुंचे थे। और आपको याद होगा, रुपौली विधानसभा की जो विधायक थी बीमा भारती, उनको जैसे तैसे कैसे पुलिस के दम पर बुलाया गया था, उसकी चर्चा बहुत तरह तरह की है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे जो भी लोग हैं जिन्होंने जेडीयू को धोखा देने का प्रयास किया था, उनका टिकट कटना तय।
बीमा भारती तो हार चुकी हैं अब, वहां से शंकर सिंह निर्दलीय विधायक हैं, शंकर सिंह नीतीश कुमार का आशीर्वाद ले चुके हैं। तो सवाल उठता है कि क्या शंकर सिंह जेडीयू से लड़ेंगे, यह भी सवाल उठ रहा है। दूसरा सवाल उठ रहा है कि बरबीघा से सुदर्शन सिंह जेडीयू से विधायक हैं, उनके दादा बड़े नेता होते थे राजू सिंह, वो कांग्रेस के विधायक रहे और उनकी तूती बोलती थी, वो कभी चुनाव नहीं आ रहे, एमपी भी रहे, सांसद भी रहे। अब सुदर्शन सिंह को जेडीयू टिकट देगी, इस पे भी संशय। तो समझ लीजिए बरबीघा से सुदर्शन सिंह का टिकट कटना तय मान लीजिए। सायन कुणाल की चर्चा थी, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी के टॉप लीडरशिप में ये बात फाइनल हो चुका है। मैं नाम भी जानता हूं कौन चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वो अभी बोलना ठीक नहीं। चुनाव का काफी वक्त है, थोड़ा सस्पेंस बना रहे जनता में। वो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मनीष वर्मा चुनाव लड़ेंगे? विधानसभा का चुनाव तो मनीष वर्मा नहीं लड़ेंगे, इस बात को जान लीजिए। तो मनीष वर्मा चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी यात्रा बीच में समाप्त कर दी गई। तो यानी जो नंबर टू उनके घर पर दरबार सजने लगा था, लोग आने लगे थे, जैसे आरसीपी सिंह के घर पे होता था, वो नंबर 2 आके जाते थे। आरसीपी सिंह तो लंबे समय तक नंबर 2 की भूमिका में रहे भी, बिल्कुल, पर मनीष वर्मा नहीं रह पाए, इस बात को जान लीजिए। अभी उन्होंने यात्रा शुरू ही की थी कि बीच में डेंट लग गया जी, और उनकी यात्रा को भी रोक दिया गया। और जो मेरे पास खबर है वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, उन्हें पार्टी टिकट देने नहीं जा रही है, उन्हें पार्टी विधान परिषद से ले सकती है, इसकी संभावना है। तो इसलिए यह खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों, सुदर्शन सिंह का टिकट कटेगा, काटेगी जेडीयू, वहां किसी और को लड़ाएगी। वहां अशोक चौधरी सायन कुणाल को लड़ाना चाहते थे, जेडीयू की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप सायन कुणाल को लेकर के भी एक मत नहीं है। वो सोच रही है नहीं, सायन कुणाल को नहीं मिलना चाहिए, किसी और के बारे में सोच रही है जेडीयू। इसलिए मनीष वर्मा का भी भविष्य क्या है वो तो देखने वाली बात होगी। और सुदर्शन सिंह को अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या वो आरजेडी से लड़ेंगे, क्या पार्टी चेंज करेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे, क्या वो इंडिया ब्लॉक से लड़ेंगे, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, देखने वाला तो बहुत कुछ होने वाला है। जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं। नीतीश कुमार भी एक यात्रा पर निकलने वाले हैं, महिला संवाद यात्रा। उसको लेकर लालू प्रसाद यादव की टिप्पणी आई है, उन्होंने कहा कि वो आंखें सेकने जा रहे हैं। अब इसको लेकर बड़ी चर्चा है, सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मचा हुआ है इस टिप्पणी को लेकर। इंडिया ब्लॉक को लेकर भी उनका बयान आया है कि ममता बनर्जी को लीडरशिप दे देनी चाहिए, मगर उसकी चर्चा कम है, चर्चा इस बयान की ज़्यादा है, खासतौर पर बिहार। क्या कारण है? पुराने दोस्त रहे हैं, कई बार साथ में गठबंधन में सरकार भी रही है और बड़ा भाई छोटा भाई टाइप संबंध भी बताते रहे हैं, मगर राजनीतिक दुश्मन है, इसमें कोई इनकार नहीं है। अभी तो फिलहाल है ही, दोस्त भी बन जाते हैं बीच बीच में। देखिए, ये दोनों के निजी रिश्ते बहुत अच्छे हैं, एक बात मैं बहुत साफ कह दूं। और निजी रिश्ते इस तरीके से हैं कि जब कभी भी निजी तौर पर आफत दोनों को आया है तो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हुए। आपको मैं एक उदाहरण दे सकता हूं, उससे आप समझ सकते हैं। ऐश्वर्या जो कि लालू प्रसाद की बड़ी बहू है, उनके घर पे जब लालू प्रसाद के घर पे पूरा कोहराम मचा था तो चंद्रिका राय, ऐश्वर्या और चंद्रिका राय की पत्नी, तीनों लोग नीतीश कुमार से मिलने गए थे। इसको जेडीयू ने पार्टी लेवल पे बिल्कुल तूल नहीं दिया। सीधा मैसेज दिया गया चंद्रिका राय को कि आप थाने जाइए, जो कानून कर सकता है वो कानून अपना काम करेगा। यहां पर पॉलिटिकली कभी भी लालू प्रसाद पे आक्रमण करने की कोशिश नहीं हुई, इस बात को आप जान लीजिए। तो आप अगर निजी रिश्ते कहिएगा तो निजी रिश्ते लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के हमेशा अच्छे रहे। और बहुत सारी ऐसी कहानियां जो कहना ठीक भी नहीं होगा, पर दोनों के रिश्ते अच्छे हैं, ये बात आप जान लीजिए। अब जहां तक सवाल है कि लालू प्रसाद ने ऐसा बयान क्यों दिया, यह सच है कि लालू प्रसाद पुत्र मोह में फंस गए, बहुत ज्यादा फंस गए। लालू प्रसाद को लगता है कि उनकी पारी, राजनीतिक पारी तो अब लगभग खत्म हो चुकी है, वो स्वास्थ्य से भी बहुत ठीक नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि अपने रहते वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देख लें। अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो तेजस्वी यादव के अनुकूल नहीं है, आरजेडी के अनुकूल नहीं है। और दूसरा, 15 दिसंबर से यात्रा शुरू करने जा रहे हैं नीतीश कुमार।
नीतीश कुमार का वोट बैंक महिलाएं शुरू से रही। नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत के पीछे महिलाएं ही रही। बिल्कुल। ऊपर से नीतीश कुमार अब क्या करने जा रहे हैं, तो ये लाडली बहन योजना और जो भी आप 3 प्रदेश देख लें, उस तरीके से चर्चा बहुत जोरों पर है कि नीतीश कुमार महिलाओं के लिए कुछ राशि बांट सकते हैं। तो वो अपने महिला वोट को 48% वोट को कंसोलिडेट कर लेंगे। तो समझिए, और ऐसे भी जीविका ग्रुप है, जीविका दीदी 11 लाख के करीब है। अब ये इतना बड़ा वोट बैंक है, और उसके साथ साथ ये 18 से 50 साल की उम्र या जो भी उम्र तय करें, महिलाओं के लिए एक राशि देंगे, उससे और महिलाएं इनके तरफ आएंगी। आज तेजस्वी यादव का एनिवर्सरी भी है। तेजस्वी यादव ने भी विधवा पेंशन, बुढ़ापे के लिए बहुत सारी चीजों की घोषणा की है। दरअसल इस बार की लड़ाई महिलाओं को लेकर के दिखेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ, झारखंड में भी ऐसा ही हुआ, मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। जो महिलाओं के बीच विश्वास जमाने में कामयाब हुआ, उसकी जीत हुई। दरअसल लालू प्रसाद को लग रहा है कि जिस तरीके से एनडीए बड़ा कुनबा है, जातीय समीकरण में भी 20 नहीं 25 है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि अगर महिलाओं को भी नीतीश कुमार साध लेंगे, क्योंकि वोटर्स जो महिला हैं वो नीतीश के वोटर्स हैं, तो निश्चित तौर पर आरजेडी तो कहीं रहेगी नहीं। ऊपर से एनडीए 225 का दावा कर रही है, इसलिए इनके मुंह से गुस्से में निकल गया कि ये आंख सेकने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह बयान मुझे लगता है लालू प्रसाद जैसे बड़े स्टेचर के लीडर के लिए शोभा तो नहीं देता, कहीं से नहीं देता। और वो भी तब जब आप देख लीजिए कि लालू प्रसाद, ठीक है, वो चुटकीले अंदाज में बोलते हैं, वो एक अलग मसला होता है, लेकिन अगर इस तरीके से बात करेंगे तो देखिए जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका किस तरीके से बयान आता है कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि इस तरह का बयान देंगे। 48% महिला के लिए किस तरह का ये अपमानजनक शब्द का प्रयोग लालू प्रसाद ने किया है। आप देखिए, सम्राट चौधरी ने काफी जबरदस्त तरीके से इस पर टिप्पणी की है बीजेपी के तरफ से। आप देखिए, नीरज कुमार जो कि जेडीयू के प्रधान प्रवक्ता हैं, उन्होंने जबरदस्त तरीके से तीखा टिप्पणी की है। ऐसे में सवाल उठता है कि लालू प्रसाद ने बैठे बिठाए एक ऐसा मौका दे दिया जेडीयू को कि जेडीयू आक्रामक हो गई, एनडीए आक्रामक हो गई, ऊपर से अब यात्रा होगी, चुनाव होगा। इस तरह के बयान से बचना चाहिए। एक तरफ महिलाओं को साधने का प्रयास है, दूसरी तरफ आप अपने बयान से महिलाओं को नाराज करेंगे तो महिलाएं ऑटोमेटिकली उधर चली जाएंगी। तो मुझे लगता है इस वजह से उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया, जो कि एनडीए के फेवर में ही जाता है, और एनडीए को मौका मिल गया है कि लालू प्रसाद को इस पर घेरा जा सके। बिल्कुल, और घेरेंगे भी, क्योंकि भाई आपने जैसा कहा कि महिलाओं का मुद्दा बड़ा जोरदारी से चला है। पिछले कुछ चुनाव हमने देखा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र और झारखंड हो। और मुझे अच्छे से याद है कि यूपी चुनाव जब मैं कवर कर रहा था, उसमें कोविड के तुरंत बाद वो चुनाव हुआ था, सेकेंड वेव के बाद, तो वहाँ पर राशन एक बड़ा मुद्दा था महिलाओं के बीच, उसमें फ्री मुफ्त राशन बंटा था पहली बार। तो महिलाओं को केंद्र में रखकर सभी सरकारें, सभी नेता कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ बना रहे हैं, और उसका उनको फ़ायदा मिल रहा है। और उस बीच इस तरह का बयान आना, तो जाहिर सी बात है कि एनडीए, बीजेपी और जेडीयू को बैठे बैठे आप एक मुद्दा दे रहे हैं जिस पर वो एग्रेसिव हो गए हैं। अब इसका कितना असर होगा और काउंटर पे तेजस्वी, आरजेडी क्या करेंगे, ये देखने वाला होगा। हमारी नज़र भी बनी रहेगी बिहार से जुड़े सभी मसलों पर। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।